बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल थ्योरी के हवाले से हमारा क्वेश्चन जारी था। देखिए, सेल थ्योरी में आज हमने बात करनी है। इससे पहले जो हमने बात की थी पहले हमने बात की थी रॉबर्ट हुक की, और रॉबर्ट हुक के साथ साथ उसके बाद हमने डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्राउन को। उसके बाद श्लीडन और शिवान थे, और इसके बाद हमने रडल्फ विर्चू की बात की थी। इससे बाद में डिस्कस किया था लुईस पास्चर को। तो देखें, ओरिजिनल सेल थ्योरी, जो ये ओरिजिनल सेल थ्योरी है जो आपने पहले पढ़ ली, एंड विर्चूज हाइपोथेसिस, और जो विर्चू का हाइपोथेसिस था, मफरूज़ा था जी, गेव अस basis for working definition of living organism। देखिए, इन दो चीज़ों ने, यानी ओरिजिनल सेल थ्योरी ने, ये जो पीछे आपने सारी थ्योरीज पढ़ी, ये ओरिजिनल सेल थ्योरी में आएगा विर्चू से पहले। और विर्चूज हाइपोथेसिस और विर्चू का जो मफरूज़ा था, गेव अस, उसने हमें दिया बेसिस, दी बुनियाद दी, किसके लिए? फॉर वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वर्किंग डेफिनेशन है उसकी हमें बुनियाद दी। और वो आमतौर पे बुनियाद क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तमाम जिंदा जानदार हैं, हैव केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बनावट कीमियाई है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जी मुश्तमिल हैं सेल्स पर, एंड कैपेबल, और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। जी, ओरिजिनल सेल थ्योरी और विर्चूज हाइपोथेसिस ने गेव अस, क्या गेव दिया? उन्होंने बेसिस फॉर वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बेसिस फॉर वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थी? कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बनावट कीमियाई है, कंपोज्ड ऑफ सेल, के सेल पर मुश्तमिल हैं, एंड कैपेबल रिप्रोड्यूस देमसेल्व, और उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। देखें, इसके बाद ऑगस्ट वाइजमैन था। ऑगस्ट वाइजमैन, अच्छा, इन 1880 में। अब देखें, ऑगस्ट वाइजमैन ने क्या कहा था? ऑगस्ट वाइजमैन ने सेड, ये कहा था कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स, तमाम जो मौजूदा लिविंग सेल्स हैं, हैव कॉमन ऑरिजिन, उनकी जो इब्तदा है वो मुश्तरक है, एक ही है। वजह क्या है? कि बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटीज। वजह यह है कि जब सेल को देखा जाए तो उनमें बुनियादी मुशाबेपन है, एक जैसा है, बेसिक सिमिलरिटीज हैं। और ये बेसिक सिमिलरिटीज जी किस में है? स्ट्रक्चर्स में एंड मॉलिक्यूल्स, कि उनकी सेल की जितने भी हैं उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, साख्त एक जैसी है। वे अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, और उनके अंदर जब मॉलिक्यूल्स देखे जाएं वो भी एक जैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन हैं। जी, ऑगस्ट वाइजमैन ने कहा था कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स, कि तमाम जो मौजूदा सेल्स हैं, चाहे वो जानदारों के हैं, जो भी जानदार है, एनिमल है, प्लांट है, हैव कॉमन ऑरिजिन, कि इन तमाम जो मौजूदा सेल्स हैं इनकी इब्तदा एक ही है,
कैसे पता चला कि इनकी इब्तिदा एक है? बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। वजह यह है कि इनकी आमतौर पे स्ट्रक्चर्स और इनके अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। देखें, इट वाज शोन, ये आमतौर पे देखा गया, देखें क्या देखा गया कि दैट देयर इज फंडामेंटल similarities, इट वॉज शोन, ये देखा गया कि देयर इज फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कि यहाँ बुनियादी तौर पर मुशाबेपन है। किस में? देखें, इन केमिकल कंपोजिशन, यानी उनकी कीमियाई बनावट एक जैसी है, केमिकल कंपोजिशन है जी। दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं यानी मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, वो भी एक जैसे हैं। एंड स्ट्रक्चर, और फिर इन सेल की जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसी है। आल्दो दे आर डिफर, अगरचे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं इन मैनी रेस्पेक्ट्स, कई हवाले से, यानी सेल बुनियादी तौर पर तो मुशाबे होते हैं लेकिन कई हवाले से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। सेल जो है, सेल्स आर बेसिकली सिमिलर, सेल जो है ये बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हैं, बेसिकली सिमिलर होते हैं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल, लेकिन ये बुनियादी तौर पर, आम तौर पर हर काम करने वाले हैं, वर्सटाइल है जी। मैंने बात की कि अगस्ट वाइजमैन ने कहा था कि जितने प्रेजेंट सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनकी कॉमन ऑरिजिन है। वजह यह है कि उनके अंदर बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं, और वो जो बुनियादी सिमिलरिटीज़ हैं वो उनकी स्ट्रक्चर में है और उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। इट वाज शोन, ये देखा गया कि देयर इज़ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, कि यहाँ बुनियादी तौर पर मुशाबेपन है जी। किन चीज़ों में? 3 चीज़ों में। एक केमिकल कंपोजिशन, उनकी कीमियाई बनावट में, दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सरगर्मियाँ होती हैं, एंड स्ट्रक्चर, और उनकी स्ट्रक्चर में एक जैसी हैं ये सारा कुछ। आल्दो दे डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट, अगरचे के वो सेल कई हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। तो सेल जो हैं ये बेसिकली सिमिलर हैं, बुनियादी तौर पे एक जैसे हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सटाइल, लेकिन ये सेल जो है बुनियादी तौर पर हर काम करने वाले हैं। सेल, आपने देख लिया कि सेल इज नॉट ओनली जी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी रखता है, बट आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे यह जाहिर हो रहा है कि सेल ना सिर्फ जिंदा जानदारों की बनाने की इकाई है कि वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन हैं, जो काम हैं, उनकी यूनिट भी जी कौन है बेटा? सेल है। इसलिए फिर जो सेल थ्योरी है जिसकी हमने बात की, सो सेल थ्योरी इज अ इम्पॉर्टेंट यूनिफाइंग कंसेप्ट। तो इसलिए सेल थ्योरी जो है ये एक बहुत अहम यकसा नज़रिया है, यकसा कंसेप्ट है। अब हम देखना चाहते हैं कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी क्या हैं, कि सेल थ्योरी के जो अहम नुकात हैं वो कौन से हैं। देखिए, सेल थ्योरी के 3 अहम नुकात हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने जिंदा जानदार हैं वो एक, यानी वो या यूनिसेलुलर हैं,
आर मोर, या फिर वो मल्टी सेलुलर हैं, मोर सेल पर मुश्तमिल है। दूसरी बात है कि जो सेल्स हैं, ऑल सेल्स एराइज, वो निकलते हैं, बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। यानी पहले से अगर सेल मौजूद होंगे तो नए सेल फिर उनसे बनेंगे डिवीजन के रिजल्ट में। और तीसरी बात कि सेल जो हैं आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सेल जो है ये जिंदा जानदारों की स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और फंक्शनल यूनिट भी हैं। जी, ये मैंने बात की। आज हमारा क्वेश्चन एंड हो गया सेल थ्योरी के हवाले से। सेलिएंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है कि सेल थ्योरी के सेलिएंट फीचर लिखें। तो देखें, लिविंग पहला उसका जो फीचर है, खसूसियत है, वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, कि लिविंग जानदारों के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जितने सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल की तकसीम के नतीजे में बनते हैं। सेल जो हैं ये स्ट्रक्चर यूनिट भी हैं सेल, जी, एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोप के हवाले से यहाँ बात कर लें, अच्छा, इसमें एक येलो बॉक्स लिखा हुआ है उसके बारे में। उसमें दो बातें हैं, एक रेजोल्यूशन पावर है और एक मैग्नीफिकेशन पावर है। देखें, हमारी जो नेकेड आई है, जो हमारी आम आंख है, कैन डिफरेंशिएट 2 पॉइंट विच आर 1 mm अपार्ट। यानी हमारी जो आम आंख है वो उन दो पॉइंट को अलग देख सकती है जिनका फासला 1 मिलीमीटर हो। यानी अगर उन दो पॉइंट का फासला 1 मिलीमीटर से कम होगा तो हमारी आंख को वो दो पॉइंट नज़र नहीं आएंगे। तो ये कम से कम फासला जिससे वो दो पॉइंट हमारी आम आंख को जी अलग नज़र आते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन पावर। ये रेजोल्यूशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर है। लेकिन ये रेजोल्यूशन पावर किसकी है? ऑफ आवर आई, हमारी आंख की। अब इस रेजोल्यूशन पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विद द एड ऑफ लेंसेज। अद से लगाकर, लेंस लगाकर हम इस पावर को बढ़ा सकते हैं। उस मकसद के लिए आपको पता है कि हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसमें दो किस्म के लेंसेज होते हैं। एक जहाँ से हम देख रहे होते हैं वो आमतौर पे ऑकुलर लेंस होता है या आई पीस भी कहते हैं, और एक जो जिस चीज़ को देख रहे थे उसके साथ लेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जी, तो यहाँ दो किस्म के लेंस लगे होते हैं, एक ऑकुलर लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। इनकी डिफरेंट पावर होती हैं। मसलन ये देखें 5x, 10x, 20x सो ऑन, और ऑब्जेक्टिव की भी डिफरेंट पावर होती हैं। 20x है, 30x है, 40x है एंड सो ऑन। तो अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर हमने इन लेंसेज की वजह से बढ़ा दी है, और कितनी बढ़ गई है? 500 टाइम हमारी आम आंख से रेजोल्यूशन पावर इसकी इंक्रीज हो गई है। यानी अब ये कितनी हो चुकी है? 2 माइक्रोमीटर। तो रेजोल्यूशन पावर जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है वो 2 माइक्रोमीटर है, और ये आम आंख से 500 टाइम ज़्यादा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये ऐसी माइक्रोस्कोप है जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, वहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह विजिबल लाइट नहीं होती, बल्कि वहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी माइक्रोस्कोप से मज़ीद 500 टाइम ज़्यादा है। तो हमारी आंख से कितना ज़्यादा हो जाएगा? देखें, हमारी आम आंख से 500 टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की से 500 टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है। तो 500 को और 500 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2,50,000 टाइम ग्रेटर रेजोल्यूशन पावर है
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देन दैट ऑफ आवर आई। तो हमारी आँख की निस्बत जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमारी आम आँख की नेकेड आई की जो रेजोल्यूशन पावर थी, 2 पॉइंट को अलग देखने की पावर थी, वो 1 मिलीमीटर थी, जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है 2 माइक्रोमीटर थी, और ये हमारी आँख से 500 टाइम्स ज़्यादा थी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है आमतौर पे मज़ीद 500 टाइम्स ज़्यादा थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन हमारी आँख से 2,50,000 जी टाइम ज़्यादा थी। और कितनी थी? 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 मिलियंथ ऑफ द सेंटीमीटर। अब एक बात जहन में रखना कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर तो सेम रहती है जब हम लेंसेज की पावर को चेंज करते हैं, लेकिन उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो चेंज हो जाती है। तो मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो चीज़ों को दूर या नज़दीक देखने की पावर है, और मैग्नीफिकेशन पावर को हम 2 चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कि हम ऑकुलर लेंस की पावर को ऑकुलर लेंस की पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर से। फर्ज करें कि ऑकुलर लेंस हमारे पास 10x वाला है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमारे पास 40x वाला है, तो हमारे पास जवाब आया 400x, यानी 400 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 400 टाइम होगी, लेकिन ये बात जहन में रखना कि रेजोल्यूशन पावर विल रिमेन सेम। यानी इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीफिकेशन पावर तो हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन पावर है वो हमेशा माइक्रोस्कोप की सेम रहती है। अब जो रेवोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, कि मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज का हमें पता चला है कि उनकी स्ट्रक्चर बड़ी कम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ का रिवील होना, ज़ाहिर होना क्लोजली लिंक्ड था, यानी इसका बराह रास्त रब्ता था किसके साथ? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी के, माइक्रोस्कोपी की डेवलपमेंट से इसका आमतौर पे वास्ता था, एंड इम्प्रूवमेंट इन द रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कि जब माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन पावर को बेहतर किया गया और तो इससे क्या हो गया कि हमें जो आमतौर पे ऑर्गेनेलीज जिनकी स्ट्रक्चर हमें पहले सिंपल नज़र आती थी, तो फिर पता चला भी इन ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर में तो बड़ी कम्प्लेक्सिटी है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में आसानी हुई जब इन माइक्रोस्कोपी बेहतर हुई और आम तौर पे इनकी रेजोल्यूशन पावर जो है ये बेहतर हुई। अल्लाह हाफिज़।